हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारी ऑनलाइन क्लास में। तो बच्चों, हमने क्लास 12th का चैप्टर नंबर 10 अल्टरनेटिंग करंट प्रत्यावर्ती धारा स्टार्ट किया हुआ है और कल आपने इसका फर्स्ट लेक्चर देख लिया है। अभी एक आध दो दिन और पढ़ा लेते हैं, उसके बाद संडे के बाद जब मंडे को क्लास होगी अपनी, तो उसमें अपन चैप्टर नंबर 9 के क्वेश्चंस लेंगे। ठीक है ना, आप करते रहें कंटिन्यू। कल के लेक्चर में आपने देखा कि जो प्रत्यावर्ती धारा है, धारा को हमने दो भागों में क्लासिफाइड किया था। पहली है दिष्ट धारा डीसी और दूसरी है प्रत्यावर्ती धारा। परिभाषा बहुत सरल है। दिष्ट धारा वो है जिसका परिमाण और दिशा समय के साथ परिवर्तित ना हो, बदले नहीं, वो तो है डीसी। और परिमाण दिशा समय के साथ आवर्ती रूप से बदले, वो है एसी। डीसी का प्रतीक आपको याद है, एक बड़ा और एक छोटा डंडा प्लस माइनस लिखते हैं, पर एसी में प्लस माइनस नहीं लिखा जाता क्योंकि ये बदलती है, बदलना इसकी फितरत है। डीसी की फ्रीक्वेंसी 0 होती है और एसी की फ्रीक्वेंसी इंडिया में 50 हर्ट्ज और कुछ देशों में 60 हर्ट्ज भी होती है। ग्राफ भी आपने पढ़ा और स्रोत भी आपने पढ़े। फिर हमने एसी के कुछ मानों पर चर्चा की थी। मैंने कहा 4 तरह के मान फेमस हैं: तात्क्षणिक मान, शिखर मान, औसत मान और आरएमएस मान, जो आज पढ़ेंगे अपन। तात्क्षणिक मान किसी विशेष समय पर देखा जाता है। अगर वोल्टेज का देखना है तो आप 2-3 चीजें जरूर याद कर लें। वोल्टेज का आया था, यह याद रखने योग्य बात है आपको, और इसमें ऐसी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। खैर, V = V0 sin ओमेगा टी, और करंट की बात करवाए तो I = I0 sin ओमेगा टी। ये है तात्क्षणिक मान। फिर हमने शिखर मान की बात भी की थी, अधिकतम मान, एक संपूर्ण चक्र में अधिकतम मान। धारा का विभव का है V0 और धारा का है I0। और फिर मैंने कल औसत मान स्टार्ट किया था, जिसका एक फॉर्मूला मैंने आपको याद करवाया है, IAV = इंटीग्रेशन समाकलन IDT, क्योंकि करंट t का फंक्शन है, अपॉन इंटीग्रेशन dt। यह आपको याद करना है। कल के लेक्चर में बस जो मैंने अभी बोर्ड पर लिखा है यह याद रखने योग्य था। और संपूर्ण चक्र का औसत मैं आपको निकलवा चुका था। बच्चों, यहां समय 0 होता है, यहां समय आवर्तकाल t हो जाता है, तो यहां उसका आधा t/2 होगा। तो जब आपने संपूर्ण चक्र का औसत निकाला, मुझे तो वैसे दिख रहा है यार, जितनी वैल्यू प्लस की है उतनी ही वैल्यू माइनस की है, और आप कोई भी +10 लो तो -10 लो, और दोनों का एवरेज निकाल के देखो 0 आएगा। एक नंबर का बहुत फेवरेट क्वेश्चन बनता है बच्चों यहां से, कि प्रत्यावर्ती धारा का एक संपूर्ण चक्र में औसत मान कितना आता है। बड़ा सुंदर आंसर आएगा, 0। ठीक। अब 2 मैंने आपको होमवर्क दिए थे, उम्मीद है आप सभी लोगों ने कर लिए होंगे। जो सर ये आपका मानना है ना। एक था अर्ध धनात्मक चक्र, यहां से यहां तक, तो उसकी तो लिमिट लगेगी बच्चों 0 से t/2। और दूसरा मैं पढ़ाने वाला हूं अर्ध ऋणात्मक चक्र, जिसकी लिमिट लगेगी t/2 से t। अच्छा, यही जरूरी नहीं है, थोड़ा और अगर कोई बच्चा दिमाग लगाए, यहां समय 0, यहां 1 राउंड पूरा t, यहां 2 राउंड पूरे 2t, यहां 3t, यह क्रम चलता रहेगा। तो संपूर्ण चक्र की लिमिट आप t से 2t भी लगा सकते हो, कोई टेंशन नहीं, वही आंसर आएगा। पर जब सीधी उंगली से घी निकल जाए तो उंगली टेढ़ी करने की जरूरत कहां है। क्लियर है। तो जहां तक मैंने आपको कल पढ़ाया था उससे आगे अपन आज स्टार्ट करते। चर्चा औसत मान की ही रहेगी। तो कल आप औसत मान निकाल चुके थे बच्चों एक संपूर्ण चक्र में। कल के हेडिंग में आपको याद दिला दूं, एक संपूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान आप निकाल चुके थे। और आज मैं 2 हेडिंग एक साथ लेके चल रहा हूं। पहली हेडिंग होगी अर्ध
धनात्मक चक्र में एसी का औसत, एक हेडिंग तो यह पढ़नी है मुझे, अर्ध धनात्मक चक्र में एसी का औसत मान, और उसके बाद क्या हेडिंग पढ़नी है, एक तो यह पढ़नी है ना, दूसरा क्या पढ़ना है भैया अपने को, अर्ध ऋणात्मक चक्र में एसी का, मतलब निकालना तो औसत मान ही है, एवरेज वैल्यू ही निकालनी है कल की तरह, पर कल आपने एक संपूर्ण चक्र में निकाली थी और आज मुझे अर्ध धनात्मक चक्र में और अर्ध ऋणात्मक चक्र में निकालनी है। और एक बात तो मैं आपको पहले कह चुका हूं कि जो हालत धारा की है, जो हालत धारा की है वही हालत वोल्टेज की होगी। तो मान लो मैं धारा के निकाल रहा हूं के बार ना, किसी का निकलवा ले, धारा का है तो आई और वोल्टेज का है तो वी। देखिएगा ध्यान से, जब हम अर्ध धनात्मक की बात करेंगे तो एवरेज का सूत्र तो सब रट लेना भाई साहब। एवरेज, जिसका एवरेज निकालना है समाकलन में उसको रख दो और वो टी का फलन होगा, इसलिए डी टी। अब चाहे आई हो तो आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, और चाहे वी हो वी इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, रहेगा टी का फंक्शन ही, अपॉन इंटीग्रेशन डी टी। बात कर रहे हो अर्ध धनात्मक चक्र की, तो याद करो आप, अर्ध धनात्मक चक्र तो ऐसे बनता है ना, यहां समय 0, यहां समय t और आधा समय होता है t/2। तो अर्ध धनात्मक की लिमिट कहां से कहां तक है, 0 से t/2 तक, ये 0 से t/2 तक और ये 0 से t/2 तक। ये बात समझ में आई ना सबको, सबको आनी चाहिए। अब ध्यान से देखना, आई एवरेज इक्वल टू, नीचे वाले को पहले सॉल्व कर लो यार, ये बार बार परेशान करेगा क्योंकि बहुत लंबा लिखना पड़ेगा मुझे। तो इंटीग्रेशन डी टी को हल करूंगा, कितना आएगा टी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, टी की जगह अपर लिमिट कितनी आएगी t/2, लोअर लिमिट कितनी आएगी 0। पूरा सॉल्व करना, नीचे t/2 बचेगा, इस पूरे को सॉल्व करोगे, इंटीग्रेशन डी टी है, लिमिट है 0 से t/2, सॉल्व करोगे तो डी टी का होता है t, लिमिट 0 से t/2, अपर लिमिट t/2 माइनस 0, कुल मिलाकर के क्या बचेगा t/2। और चूंकि बटे में है तो 1/t/2, एक तरीके से 1/t/2, तो t/2 का उल्टा अगर मैं कर दूं ना, t/2 का उल्टा, तो ये बचेगा 2/t। इंटीग्रेशन में लिमिट 0 से t/2 और आई की जगह आप चाहो तो आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी जमा सकते हो, हाँ या ना। अरे ये सबको समझ में आया भाई, थोड़ा बहुत तो दिमाग लगाया करो, कल वाली चीज़ पढ़ा रहा हूँ और कल का आपने पढ़ा है जब तो कोई टेंशन है ही नहीं है भैया, और कल का नहीं पढ़ा है ना फिर तो कुछ समझ में नहीं आएगा। दोबारा देखिए, हम निकालने वाले हैं एवरेज, सूत्र कहता है इंटीग्रेशन आई डी टी बटे इंटीग्रेशन डी टी, अर्ध धनात्मक है, देखो पूरा चक्कर था तो मैंने कल लिमिट 0 से t जमाई, अर्ध धनात्मक है तो 0 से t/2 और अर्ध ऋणात्मक होता तो t/2 से t, अभी 0 से और t/2 जमानी है, यहां भी 0 से t/2 जमानी है। फिर हमने सॉल्व किया इसको आगे, तो पहले नीचे वाले पोर्शन को हल करके देख लो, dt का समाकलन आएगा t, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट t/2 माइनस 0 t/2 आएगा, और t/2 का उल्टा करना है तो 2/t, इंटीग्रेशन लिमिट 0 से t/2 और आई की जगह आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी, आई एवरेज इज इक्वल टू 2/t, तो बाहर बैठ ही जाएगा, t के रेस्पेक्ट में तो t वाली टर्म को छोड़कर आई नॉट बाहर बुला ले, बाहर आ जा, और इंटीग्रेशन में साइन ओमेगा टी डी टी, लिमिट 0 से t/2, आगे देखना, आई एवरेज बराबर 2i नॉट है,
नीचे कितना है टी, समाकलन करके देखना भैया, साइन का समाकलन होता है माइनस का कॉस, साइन का समाकलन कितना होता है माइनस का कॉस, तो माइनस तो यहां बाहर आ गया, और कॉस ओमेगा टी, साथ में आपने ओमेगा टी का किया तो उसका कितना आया ओमेगा, समाकलन में भाग देना होता है, यहां भाग दे दो, लिमिट 0 से t/2। इतनी कहानी समझ में आई भाई। अब छोटा सा समाकलन है यार, है ना, तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस समाकलन को समझने का प्रयास करोगे, ठीक है ना। आगे बढ़िए, साइन का समाकलन किया मैंने माइनस कॉस, तो माइनस बाहर लगा दिया, कॉस ओमेगा टी, और ओमेगा टी का और करके देखा कितना आया, ओमेगा भाग दिया, आप जानते हो ये सारी चीजें। आगे बढ़ाएं इसको, आई एवरेज बराबर -2i0, अब की बार जीरो नहीं आने वाला, पहले जीरो आ गया था इसलिए मैंने सॉल्व नहीं किया इसको। ओमेगा की जगह पे आप जमाओगे 2π/t, जानते हो ना ओमेगा, और साथ में t है ही है, कॉस ओमेगा की जगह पे 2π/t, अपर लिमिट t/2 माइनस लोअर लिमिट 0 जमाऊंगा तो कॉस 0 की वैल्यू 1 आ जाएगी, t की जगह आप 0 जमा के देखो, कॉस 0 की वैल्यू बनाएगी। देखो t से t गया और 2 से 2 गया, यहां 2 से 2 गया, t से t गया, दिख रहा होगा उम्मीद करता हूं ना। आगे देखना नेक्स्ट, आई एवरेज बराबर, यहां बचा -i0/पाई, -i0/पाई, और यहां बचेगा cos π-1, cos π-1, तो आई एवरेज बराबर -i0/पाई। बात करूं मैं cos पाई की, तो cos विषम पाई बच्चों याद करो माइनस का 1 होता है, साथ में यहां माइनस का 1, -1 कितना आया -2, तो आई एवरेज बराबर -i0/पाई इंटू -2, और थोड़ा सॉल्व करके देखो ना इसको, 2i0/पाई, याद रखिएगा। मतलब जो धारा का अर्ध धनात्मक चक्र की हम बात कर रहे हैं, अर्ध धनात्मक चक्र की हम बात कर रहे हैं, उसमें मान कितना आ रहा है 2i0/पाई, और पाई की वैल्यू फिक्स है 22/7 या 3.14, आप इसको जमाओगे ना तो ये भी याद रख लेना, चलो साथ में 0.636 i0, ये मान कितना आता है 0.636 i0, यहां तक आप नोट करिए। देखो अगर आपको डेरिवेशन याद ना रहे, किताब में किया हुआ है, ध्यान रखना एग्जाम में आ सकता है, तो पर वैल्यू तो आप सीधी याद रखें, और इतना खास भयंकर समाकलन भी नहीं है कि आप इसे याद ना रख पाओ। लिखो चलो जल्दी से, ठीक है ना, नोट करो चलो। ये है अर्ध धनात्मक चक्र के लिए, अब ये क्या हुआ है भाई, इसमें बोर्ड पे आए नहीं दोनों, है ना। कल की तरह ये बस, कल लिमिट 0 से t थी, इजी बातें थी, 0 हो रहा था तो जल्दी आंसर आ गया। अब जब आप अर्ध ऋणात्मक चक्र के लिए निकालोगे ना, तो वैल्यू तो इतनी ही आएगी, पर ये प्लस में है तो अगली किस में आएगी माइनस में। नोट करिए, नोट करिए, अब स्क्रीनशॉट ले लेना भाई, मैं आगे बढ़ता हूं, बहुत सारा पढ़ाना है ना। ये था धनात्मक चक्र। अब मैं बात करूं किसकी बच्चों, अर्ध ऋणात्मक चक्र में मान कितना आएगा, जो हाफ नेगेटिव सर्किल है उसमें मान कितना आएगा देखना। एवरेज का सूत्र तो यही रहने वाला है, अंतर क्या आएगा बच्चों, ये राउंड होता है ना पूरा, 0 से t और बीच में t/2। जब आपने संपूर्ण चक्र पढ़ा तो आपने लिमिट 0 से t लगाई,
जब आपने अर्ध धनात्मक पढ़ा तो लिमिट 0 से t/2 लगाई, और जब आप अर्ध ऋणात्मक पढ़ रहे हो, समझ जाओ, तो लिमिट t/2 से t। मैं तो भैया देखो इसी में करेक्शन करूंगा, जितना हो जाएगा उतना। पहली बात तो इसमें लिमिटों का अंतर आ गया। लिमिट कहां से कहां तक भाई, ये समझिए आप, t/2 से t और t/2 से t, ये समझ में आया सबको? पहला स्टेप क्लियर है? तीन बार लिखा है मैंने। औसत में इसी में लिमिट 0 से t लगाई, अर्ध धनात्मक के लिए लिमिट 0 से t/2 लगाई, अर्ध ऋणात्मक के लिए t/2 से t लगा दी। नीचे dt को सॉल्व किया, कितना आया होगा t, अपर लिमिट t, लोअर लिमिट t/2, t में से t/2 घटाया तो t/2 ही बचेगा। उल्टा करूंगा तो 2/t बिल्कुल सेम आएगा। बस लिमिट 0 से, सॉरी, यहां पर t/2 से t हो जाएगी। आप सॉल्व करना, यही आने वाला है। I0 बाहर आएगा बिल्कुल, पर लिमिट केवल t/2 से t हो जाएगी। समाकलन करेंगे, साइन का समाकलन बिल्कुल माइनस कॉस ओमेगा टी ओमेगा वही आएगा। बस लिमिट बताओ, मैं कर क्या रहा हूं ये बताओ आप। खाली लिमिट ही तो चेंज कर रहा हूं भाई साहब। यहां तक औसत में भी कल यही चीज आई थी, पर लिमिट 0 से t थी। बाकी बिल्कुल ऐसे कैसा रहेगा, बस लिमिट में बदलाव है तो लिमिट में बदलाव कर दीजिए। कॉस ओमेगा की जगह 2π/t, अपर लिमिट t माइनस लोअर लिमिट t/2। t ने t को मारा तो पहले तो बचेगा cos 2π, बाहर का तो जो आना है वो आना है। यहां देखना, t से t कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, cos π बचेगा, cos π बचेगा। देखिए ध्यान से, cos 2π सम पाई की वैल्यू होती है +1 और विषम पाई आता है -1। तो cos 2π सम पाई है तो +1, माइनस cos π विषम पाई है तो -1। सॉल्व किया, 1 माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 2 बचा अंदर, और सॉल्व करूंगा तो गुणा करके देखो माइनस और आएगा, तो यहां भी साथ में क्या आएगा, माइनस। और कतई कोई बदलाव नहीं। मेरे हिसाब से अर्ध धनात्मक और अर्ध ऋणात्मक में तो एक लेस मात्र बदलाव है। अब भैया आप अगर रटते हो ना तो आप सब कुछ गलत करके आने वाले हो। मैंने आपको 3 तरह के औसत मान पढ़ाए हैं आज रफ में, तीनों बराबर में निकाल के देखना, आपको फीलिंग आएगी कि काफी हद तक चीजें एक जैसी। अंतर किसका आता है, लिमिट का। यहां तक तो सेम चलता है। अब मान रखने के बाद किसी में 0 हो गया तो आंसर 0 आ गया, किसी में अंदर माइनस का 2 आया तो प्लस में 2i0/π आ गया, और किसी में अंदर प्लस का 2 आया तो जो भी है -2 आया तो प्लस का 2i0/π हो गया। उसमें क्या फर्क पड़ रहा है? ये लास्ट के दोनों आंकड़े याद रखना। रिजल्ट आपको तीनों याद रखने हैं। संपूर्ण चक्र में धारा या वोल्टता दोनों का औसत मान 0 आता है। अर्ध धनात्मक में धारा का -2, धनात्मक की बात कर रहा हूं तो +2i0/π, और वोल्टेज का 2v0/π हो जाएगा। और ऋणात्मक में अपन इस तरीके से निकालेंगे। एक बार आप यहां तक नोट कीजिए चीजों को, यहां तक नोट करें तो बहुत सरल कंसेप्ट है, डरने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा था जो डर गया वो समझो मर गया। समझो चीजों को, फीलिंग लेकर के देखो। तो ये मान हुआ औसत मान। 4 तरह के मान बताए थे ना आपको मैंने। पहला मान कौन सा था, तात्क्षणिक मान। दूसरा मान कौन सा था, शिखर मान। तीसरा हमने जाना प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान। संपूर्ण चक्र में 0, अर्ध धनात्मक में प्लस में आएगा, ऋणात्मक में माइनस में आएगा, 2i0/π दोनों में है, या 0.636 i0 या v0 जो भी आएगी ना। अब हम बात करें बच्चों चौथे मान की, हमारे लास्ट मान की। ये समझना मोस्ट इंपॉर्टेंट है चौथा मान।
जो नंबर 4 है, नंबर 4 आपको दिया जाएगा प्रत्यावर्ती। मैं धारा का निकाल लूं, एग्जाम में वोल्टता का आएगा तो आप वोल्टता का निकाल देना, आई को वी से रिप्लेस कर देना। प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल, शॉर्ट में बोलते हैं आरएमएस, रूट मीन स्क्वायर, उल्टा चलता है ना इंग्लिश में। एस स्क्वायर का मतलब वर्ग, मीन का मतलब माध्य और रूट का मतलब वर्गमूल। प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान। अब समझिएगा ध्यान से, पूरे लॉजिक से सिखाएंगे, ट्रिक भी सिखाएंगे, सब कुछ पढ़ाने वाले हैं। और आज के लेक्चर में आज यही पढ़ने वाले हैं अपन पूरे लेक्चर। तो आप सोच सकते हो कि कितना इंपॉर्टेंट रहा होगा, है ना। देखो ध्यान से, अब जैसा कि इसका नाम है, आपको प्रत्यावर्ती धारा लेनी है, मतलब आई लेना है, उसका पहले वर्ग करना है, फिर उसका माध्य मतलब औसत लेना है। तो औसत के लिए मैं चाहूं तो ऊपर डंडा लगा सकता हूं, चाहूं तो एवरेज लिख दूं, और चाहूं तो 2 कोष्टक बंद कर दूं, और फिर इसका मूल मतलब वर्गमूल लेना है। इतना काम करना है आपको, जैसे हेडिंग करिए वैसे पढ़ो। प्रत्यावर्ती धारा, संपूर्ण चक्र की बात करूंगा, ध्यान रखना। चक्र कौन सा लेने वाला हूं? संपूर्ण चक्र, एक चक्र। तो जो लिमिट अगर आई तो कहां जमाऊंगा? 0 से t। अगर समय की लिमिट आपको कहीं लगानी पड़ जाए तो 0 से t परिभाषा बनती है। एक संपूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग के माध्य के वर्गमूल को, प्रत्यावर्ती धारा का कौन सा मान कहते हो? वर्ग माध्य मूल मान। तो इतना बड़ा प्रतीक ना लिखकर इस सब की जगह में आई और आरएमएस ये लिखा करो। भाई इतना बड़ा तो लिखूंगा कि धारा लूंगा, फिर वर्ग करूंगा, फिर माध्य लगाऊंगा, फिर वर्गमूल लगाऊंगा, अजीब सा हो गया। तो इस सब को हटाकर एक ही चीज जमा दूंगा, खाली आरएमएस। पहले तो परिभाषा सुनिए, और परिभाषा भाई देखो हम तो रट नहीं सकते, हम तो शब्दों से ही निकालते हैं। हमेशा का नियम है हमारा ये कि हम परिभाषा हमेशा उस शब्द में से निकालते हैं। क्या कहना चाह रहा है ये? एग्जाम आया कि प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान परिभाषित कीजिए, तो उसी की लैंग्वेज उसी को बोल देना कि संपूर्ण चक्र में, एक हमारी तरफ से लगाया हमने, संपूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग के माध्य के वर्गमूल को प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं। एग्जाम में आ जाए कि साहब प्रत्यावर्ती वोल्टता का वर्ग माध्य मूल मान क्या होगा, तो धारा शब्द को हटाकर वोल्टता चिपका देना कि एक संपूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती वोल्टता के वर्ग के माध्य के वर्गमूल को प्रत्यावर्ती वोल्टता का वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट तो इसमें हम पढ़ेंगे परिभाषा, एक बार समझ लें फिर एक साथ देखेंगे ना। उम्मीद करता हूं परिभाषा आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ये 3 शब्द जैसे कि वर्ग माध्य मूल मान है तो इसी क्रम में करना है। धारा की बात करें तो धारा के वर्ग के माध्य के वर्गमूल बोल के देखो मेरे साथ साथ एक बार, धारा के वर्ग के माध्य के वर्गमूल को। और वोल्टता की बात आ जाए तो वोल्टता के वर्ग के माध्य के वर्गमूल को। प्रतीक या सूत्र सुनो ध्यान से, ये काम की चीज है। अगर आपसे आईआरएमएस पूछ ले, आईआरएमएस समझ के, धारा का वर्ग माध्य मूल मान, इतना लंबा लंबा कौन लिखेगा? हिंदी में लिखने जाओ प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान, बहुत लंबा है, शॉर्ट आईआरएमएस। और आईआरएमएस का सूत्र हर एक बच्चे को रटा होना चाहिए। आई नॉट बाई रूट 2 इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। समझ में आए ना आए, ऐसा हो नहीं सकता कि समझ में नहीं आए, पूरा पढ़ाएंगे। उससे पहले जो जिनको लगता है कि साहब कुछ घुट्टी पिलाओ, तो घुट्टी ये है कि आप ये सूत्र रट लें। आईआरएमएस बराबर कितना होता है? आई नॉट बाई रूट 2।
IRMS वर्ग माध्य मूल मान है, I नॉट शिखर मान है, √2 एक कांस्टेंट संख्या है। ऐसे अगर बोल्टता का पूछ लिया जाए कि BRMS कितना आएगा, तो आप बोलोगे BY√2। क्या फर्क क्या किया मैंने बताओ दे, खाली मैंने I को V से रिप्लेस कर दिया, मैंने I को B से रिप्लेस कर दिया। तो एक बात तो आपको ये सूत्र समझ में आ जाने चाहिए। क्या समझ में आया? परिभाषा क्या कहती है कि प्रत्यावर्त संपूर्ण चक्र में, संपूर्ण चक्र लगाना मत भूलना, मतलब लिमिट 0 से t चलने वाली है, संपूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग के माध्य के वर्गमूल को, प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग के माध्य के वर्गमूल को क्या कहते हो? प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं। प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं। और सूत्र आपको याद हो गया। मैं देखो प्रूफ की ओर ले चलूं आपको, जरा 1 मिनट के लिए सुनो। इस सबको थोड़ी देर के लिए साइड में करते हैं और प्रूफ की ओर चलते हैं। परिभाषा याद है ना, उसी क्रम में बोलना। मुझे प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान निकालना है, तो सर सबसे पहले तो आप धारा लीजिए। सबसे पहला स्टेप क्या लो आप? धारा। तो धारा का समीकरण आप सब जानते हो, I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी। धारा ले ली साहब, समझना ध्यान से। फिर क्या करूं? आपने कहा सर धारा लो, उसका वर्ग करो, तो भैया वर्ग कर दो। I का स्क्वायर, ये I नॉट का स्क्वायर, और ये साइन स्क्वायर ओमेगा टी। सबसे पहले आपने प्रत्यावर्त, समझना ध्यान से, पूरा फोकस बोर्ड पे। फिर जो काम की बात है वो एक साथ नोट करा दूंगा। धारा ली, आपने वर्ग किया, वर्ग हो गया साहब। अब आपने कहा सर जी ऐसा करो, उसका माध्य लो। ये बड़ा स्टेप है, माध्य लिया जाए। देखना, I स्क्वायर का माध्य लेना है। ऊपर डंडा लगा दो, क्योंकि यहाँ एवरेज लिखना ठीक ना रहेगा। कहीं आप, मैं क्यों नहीं लिख रहा हूँ, कहीं मैंने I स्क्वायर एवरेज लिख दिया तो बहुत से गधे पता है क्या समझ जाएंगे कि पहले एवरेज लिया है फिर स्क्वायर किया है ना। तो उससे बचाव के लिए अब इसको देख के तो गधे को भी क्या लगेगा, भाई मैं I लिखूं, फिर मैंने वर्ग किया और फिर मैंने क्या लिया है? माध्य। और बच्चों माध्य निकालना आपको मैंने सिखाया था। माध्य किसका ले रहे हो ये बताओ? आप माध्य किसका निकाल रहे हो? I का कि I स्क्वायर का? आप माध्य किसका निकाल रहे हो? I का कि I स्क्वायर का? तो आपका जवाब होना चाहिए सर I स्क्वायर का। भाई अब I तो रहा ही नहीं ना, I का तो वर्ग हो गया, अब इस वर्ग का निकालना है जो निकालना है। माध्य निकालना मैंने आपको सिखाया था, इंटीग्रेशन। I का निकालना होता तो I dt बटे इंटीग्रेशन dt। हाँ कि ना? अरे बोलो मेरे लाल, हाँ या ना? I का, पर I का नहीं निकालना। किसका निकालना है? पहली बात तो I स्क्वायर का, तो इसको तो I स्क्वायर करो। जिसका माध्य निकालना है वो यहां आएगा और कोई बदलाव नहीं आएगा। IQ का माध्य निकालना पड़ जाए कभी कभार, IQ I5 तो I5। रही बात लिमिट की, तो मैंने संपूर्ण चक्र बोल रखा है, मतलब 0 से t और 0 से t। समझ में आया? I स्क्वायर का माध्य इज इक्वल टू, देखो नीचे वाला पोर्शन में पहले हल करता हूं, तो नीचे से t दिख रहा है, क्यों दिमाग लगा रहे हो? dt का आएगा t अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट कैपिटल T, लोअर लिमिट 0 कैपिटल T माइनस 0 कैपिटल T, और नीचे है तो सर जी इसको तो 1/t जमा दो और खेल खत्म करो इसका। तो समाकलन में लिमिट 0 से t चल रहा है। I स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई है? I नॉट का स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t dt। हाँ या ना? आगे देखो, t के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो t के अलावा बाकी सारी चीजें कांस्टेंट है, और t के अलावा इसमें बचता क्या है? I नॉट का स्क्वायर, मतलब ये कांस्टेंट है, मतलब बाहर आएगा। कहने का मतलब I स्क्वायर का जो औसत है वो आ जाएगा I नॉट का स्क्वायर अपॉन t, और इंटीग्रेशन 0 से t साइन स्क्वायर ओमेगा t dt। यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई? देखते जाओ भाई। इसका डेरिवेशन थोड़ा ठीक ठाक है, बाकी फिर इसकी एक टेक्निक भी है। अगर डेरिवेशन समझ में नहीं आएगा तो एक टेक्निक और भी है अपने पास में ना। अब हमें साइन स्क्वायर का समाकलन करना है।
और बच्चों साइन स्क्वायर का समाकलन सामान्य विधि से नहीं होता, एक सूत्र काम में लेना पड़ता है। एक्चुअल में सूत्र तो कॉस थीटा का है, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। भाई वाले बच्चे धैर्य रखें, ट्रिक बता दूंगा एक ना, पहले पूरा पैटर्न सुन लो, पहले पूरा पैटर्न सुन लो, उसके बाद ट्रिक देख लेंगे सबसे लास्ट में। तो साइन स्क्वायर या कॉस स्क्वायर का जब समाकलन करना होता है ना, तो कॉस 2 थीटा की हेल्प लेनी पड़ती है। अगर यही कॉस स्क्वायर होता तो सूत्र 2 cos स्क्वायर थीटा -1 लगाता मैं। इस सूत्र में से अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा निकालूं तो इसको इधर लेके आया तो ये बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, और ये बन जाएगा 1 - cos 2 थीटा। तो यहां से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आएगी 1 - cos 2 थीटा बटे 2। पर आपको बच्चों साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या जमाना है, ओमेगा टी। तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी का सूत्र बन जाएगा 1 - cos 2 ओमेगा टी अपॉन 2। ये समझ में आया क्या? साइन स्क्वायर को इससे रिप्लेस करना है, साइन स्क्वायर को हमें इससे रिप्लेस करना है। मतलब ये क्या बनेगा, आई स्क्वायर का औसत बराबर इधर आई नॉट का स्क्वायर अपॉन टी तो बाहर आ चुका है। इंटीग्रेशन में लिमिट 0 से टी, और साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जगह पर मैं 1 - cos 2 ओमेगा टी बाई 2 जमा सकता हूं साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जगह पर। साथ में क्या आएगा, डी टी, साथ में क्या आएगा, डी टी। ये 2 कांस्टेंट है, इसको बाहर खींच लो, तू बाहर आ जा। आई नॉट का स्क्वायर क्या बचेगा बच्चों, आई नॉट का स्क्वायर नीचे 2t। अब समझिएगा ध्यान से, समाकलन कर रहा हूं, जगह कमी होने की वजह से डायरेक्ट 1 का dt से गुणा करूंगा तो कितना आएगा, dt, और dt का समाकलन आएगा t माइनस cos 2 ओमेगा टी dt है, तो cos का करूंगा तो कितना आएगा, sin 2 ओमेगा टी, और नीचे आएगा 2 ओमेगा, लिमिट 0 से t, लिमिट 0 से t। अब इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का खेल खेलना पड़ेगा हमें। देखिए आई स्क्वायर का औसत बराबर आई नॉट का स्क्वायर अपॉन 2t, अपर लिमिट t जमाऊंगा तो देखो इसमें t आ जाएगा, माइनस साइन 2 ओमेगा है 2 पाई बाई टी, और स्मॉल t की जगह अपर लिमिट कितना आएगा, t, माइनस लोअर लिमिट जमाना, 0 जमाऊं स्मॉल t की जगह तो ये 0, और यहां जमाऊंगा तो साइन 0 0 सब कुछ 0 हो जाएगा, मतलब 0 आएगा। थोड़ा और सॉल्व करके देखो, t ने t को मार दिया। याद करो cos साइन 4 पाई, तो साइन n पाई हमेशा 0 आता है, साइन पाई, साइन 2 पाई, साइन 3 पाई, साइन 4 पाई, सारी वैल्यू 0 होती है। तो ये पोर्शन 0 हो गया, मतलब अंदर मुझे क्या दिख रहा है, t - 0 का मतलब t नजर आ रहा है, और t से t कैंसिल करूंगा, t से t कैंसिल करूंगा, थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा है ना, इधर देखना। तो आपको नजर आएगा आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2t, इंटू में t बचा ना, t ने t को मार दिया, तो वर्ग और माध्य आ गया आई नॉट का स्क्वायर अपॉन 2। लास्ट में वर्गमूल और लेना है, 3 काम करने थे। वर्ग, इतना बड़ा माध्य मुझे पता है कि जो बायो वाले बच्चे हैं इस समाकलन को नहीं कर सकते, असंभव है उनके लिए, क्योंकि पूरा समाकलन आना चाहिए ना इसके लिए, तो है ना। आप लोगों के लिए एक ट्रिक बता दूंगा लास्ट में। वर्गमूल लेंगे ना तो ये बन जाएगा IRMS, और देखो आई नॉट स्क्वायर का वर्गमूल कितना आएगा, आई नॉट, और 2 का वर्गमूल कितना आएगा, √2। तो ये आपका सूत्र है। ये समाकलन बायो वाले नहीं कर सकते, इसीलिए एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी बहुत कम रहती है। साइन स्क्वायर ओमेगा टी का इंटीग्रेशन उन लोगों से नहीं हो पाता। फिर भी अगर आ जाए तो आपके लिए एक और टेक्निक है। सूत्र सबको समझ में आया ना, कहां से आया? तो अब देखिए ध्यान से, इसका प्रूफ देखिए आप। तो उम्मीद है सूत्र परिभाषाएं आपको समझ में आ गई होंगी ना, तो मेरे साथ में इसको फटाफट नोट करते जाइए, और जो ट्रिक है वो मैं भी बता दूंगा आपको, है ना। तो सबसे पहले बात करें परिभाषा की, प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूलमान। तो परिभाषा रहेगी कि एक संपूर्ण चक्र में, एक संपूर्ण चक्र में, संपूर्ण चक्र बोल दिया मतलब जो लिमिट लगने वाली है वो 0 से कैपिटल T लगने वाली है। एक संपूर्ण चक्र में
प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग के माध्य, लंबी परिभाषा है, कहीं के करते रह जाओ, समझना। वर्ग माध्य मूल मान है, तो पहले धारा का वर्ग करना है, फिर उसका माध्य लेना है। धारा के वर्ग के माध्य के वर्गमूल को समझिएगा ध्यान से। एक संपूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग के माध्य के वर्गमूल को प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं। वर्ग माध्य मूल मान, यह परिभाषा सबको याद रखनी है भाई ना। इसका सूत्र क्या आने वाला है? IRMS का तो आएगा I0/√2, और इसी के साथ आप BRMS का भी नोट कर लें। अगर वोल्टेज होता तो सूत्र क्या आता? B0/√2। IRMS का तो है I0/√2 और BRMS का है B0/√2। ये तो लिखें आप सब, ठीक है यहां तक। अब रही बात प्रूफ की, तो इसको प्रूफ करने के दो तरीके हैं। एक तरीका मैंने आपको अभी बताया था, जो एक्चुअल तरीका है, उसमें तो नंबर कटने की गुंजाइश है ही नहीं है। जो तरीका मैंने अभी आपको समाकलन करके दिखाया, तो पहले हम इसी तरीके से इसको प्रूफ करते हैं, मेथड नंबर 1। और मेरी सलाह है, अगर एग्जाम में आ जाए तो मैथ वाले बच्चे तो भाई कम से कम इसी तरीके से सॉल्व करना है इसको ना। सबसे पहले हम धारा लें। हम जानते हैं कि, और बायो वाले बहुत ध्यान से देखना, प्रत्यावर्ती धारा का तात्क्षणिक मान, अगर एग्जाम में बोल्टता के नाम से आ जाए तो धारा शब्द को हटाकर केवल बोल्टता लगा देना। तात्क्षणिक मान क्या होता है भाई? I = I0 sin ωt। सब जानते हैं इस चीज को। फिर आपको धारा का वर्ग करना है। वर्ग करने पर वर्ग कर दो भाई इसका, तो I का तो हो जाएगा I², इसका I0 का स्क्वायर और इसका sin² ωt। प्रत्यावर्ती धारा ली, वर्ग किया। अब लेंगे इसका माध्य। रटने की जरूरत नहीं है, सवाल की लैंग्वेज पकड़ना। वर्ग माध्य मूल मान निकालना है, तो पहले वर्ग किया, अब क्या निकालूंगा? माध्य। और थोड़ी देर पहले मैंने आपको माध्य के 2-3 प्रतीक बताए थे। I² में AV एवरेज लिख दो, या ऊपर बार लगा दो, या ऐसे 2 कोष्टक में बंद कर दो, तो ये मुझे अच्छा लगा। सूत्र क्या कहता है? इंटीग्रेशन, जिसका औसत निकालना है वो लिमिट 0 से t संपूर्ण चक्र की वजह से, और इंटीग्रेशन dt लिमिट 0 से t। क्लियर है यहां तक? अब इसमें मान जमाएं, तो वर्ग और माध्य हो गया। देखो नीचे वाला तो बड़ा इजी सॉल्व हो गया। dt का इंटीग्रेशन कितना आएगा? t, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट कैपिटल T, लोअर लिमिट 0, t माइनस 0 कितना आएगा? t, मतलब नीचे वाला पोर्शन t है और नीचे t है, तो मैं इसको 1/t लिख सकता हूं। यह आपको समझ में आना चाहिए। इंटीग्रेशन लिमिट 0 से t, I² की वैल्यू जमा दी जाए, I0 का स्क्वायर sin² ωt dt। यहां तक सबको समझ में आया? आगे स्क्वायर और उसका माध्य, I0² कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, 1 से गुणा करेंगे, I0 का स्क्वायर ही रहेगा। नीचे t, इंटीग्रेशन में लिमिट 0 से t और sin² ωt dt। अब sin² को अब देखो सीधा याद कर लो, ज्यादा लंबा जाने की जरूरत नहीं है आपको, सीधा सूत्र ही रटने में फायदा है कि जो sin², सीधा मान जमाओ,
अभी पूरा पैटर्न मैंने आपको बता दिया है। cos 2 थीटा होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, पक्षांतर करके साइन थीटा निकालूंगा, ये आएगा 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 2, और थीटा को ओमेगा टी पुट करूंगा। मतलब बात ये निकल के आई कि आई नॉट का स्क्वायर अपॉन टी तो बाहर कांस्टेंट है, और जो साइन स्क्वायर ओमेगा टी है इसको आप 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी अपॉन 2 लिख सकते हो। ये भाई सीधा मैथ वाले बच्चों को तो उम्मीद करता हूं कोई टेंशन होगी नहीं, शायद उनको तो डबल मजा आना चाहिए, क्योंकि बायो वालों को समझ में नहीं आ रहा है ना। ऐसी बात नहीं है, बायो वाले बच्चे भी इसको बड़ी आसानी से कर सकते हैं। इसका रीजन बताऊं मैं आपको। भाई इससे पहले वाले स्टेप तो कोई दिक्कत होगी नहीं ना, ये तो वहां तक भी सेम रहेगा, यहां तक तो आपको मेथड नंबर 2 में भी करना होगा, याद रखिएगा, मेथड नंबर 2 में भी करना होगा यहां तक तो, ठीक है ना। तो क्या बोल रहा था मैं, हाँ सही चल रहा है, ठीक है। तो वह धारा लिया, वर्ग किया, यहां तक आ गए, माध्य में आ गए। ये काम तो आपको वहां भी करना होगा, और शॉर्ट कर देंगे उसको तो यहां तक समझ में आ गया। 2 को बाहर निकाल लो तो आई नॉट का स्क्वायर का माध्य, 2 बाहर निकालते ही आई नॉट का स्क्वायर अपॉन 2t हो गया। अब जरा समाकलन की चर्चा कर लें। जब 2 हट जाएगा तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी इंटू डी टी, डी टी का 1 से गुणा किया डी टी, और डी टी का तो समाकलन टी आता है, cos का आता है साइन, जो कोण है ऐसे कैसे रख दिया, और इसका 2 ओमेगा करके भाग दूंगा, तो लिमिट 0 से टी, लिमिट 0 से टी। कहानी समझ में आई। आगे देखिए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, स्क्वायर और माध्य, तो आई नॉट का स्क्वायर अपॉन 2t तो बाहर ही है। अपर लिमिट जब मैं जमाऊंगा देखिएगा, स्मॉल टी की जगह कैपिटल टी, माइनस 1 अपॉन 2 ओमेगा यही है, साइन ओमेगा 2 पाई बाई टी। अपर लिमिट कितनी है टी, और लोअर लिमिट 0 जमाते ही सब कुछ 0 हो जाएगा। टी ने टी को मार दिया, cos 2 पाई 0, इससे गुणा करूंगा तो अंदर t माइनस 0 मतलब t नजर आएगा, आई नॉट का स्क्वायर अपॉन 2t इंटू टी, टी ने टी कैंसिल कर दिया, तो स्क्वायर का माध्य कितना बच गया, आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2। अब लास्ट में इसका वर्गमूल लो, अभी मूल बचा हुआ है ना, और जैसे आपने इसका वर्गमूल लिया, सीधा लिख दूं, ये तो बन गया आई आर एम एस, आई नॉट स्क्वायर का हो गया आई नॉट, और 2 चला जाएगा √2 में। मतलब जो प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान आया है, प्रत्यावर्ती धारा का जो वर्ग माध्य मूल मान आया है आई आर एम एस, वो कितना आया है, आई नॉट बाई √2। दिस इज परफेक्ट मेथड। अगर ये आ जाए और आप इस तरीके से करके आ जाओ तो ये मानना है एग्जामिनर भाई डबल खुश होगा। डबल खुश समझते हो ना आप, कि अगर कहीं आप एरर छोड़ भी देते हो तो वो एरर आपकी इग्नोर की जा सकती है। पहला मेथड आप नोट करें जल्दी से। मजा आ रहा है ना पढ़ने में, ऐसा लग रहा है पता नहीं सर क्या क्या पढ़ा रहे हो आप। पूरा पढ़ो ढंग से, मतलब छोड़ना कुछ नहीं है अपने को, है ना, एक शब्द भी। ये नोट्स फिर आपके लिए सफिशिएंट रहेंगे। ये हुआ मेथड नंबर 1। बात करें मेथड नंबर 2 की, जिसकी आप बहुत देर से प्रतीक्षा कर रहे हो, मैं समझ रहा हूं आपकी बात। तो ये तरीका भी आप अपना सकते हो। देखना, साफ कर दो। मेथड नंबर 2 देखना। अब चाहे मैथ का बच्चा हो चाहे बायो का बच्चा हो, एग्जामिनर को थोड़ी पता है इस चीज का कि ये मैथ का है कि बायो का है, तो कोई भी इस तरीके को अपना सकता है। सुनिएगा ध्यान से। मेथड नंबर 2 समझ तो लो आराम से। सबसे पहले वही कहानी घिसी पिटी जो हम जानते हैं, नहीं जानते फिर भी जानते हैं,
हम जानते हैं कि AC का तात्क्षणिक मान जो हमने पहले लिया था, और सर जी तात्क्षणिक मान तो सबको याद हो गया होगा, I बराबर I0 sin ओमेगा टी। धारा ली, जाहिर सी बात है वर्ग ही करेंगे, वर्ग करने पर, और जैसे ही आप वर्ग करोगे तो I स्क्वायर हो जाएगा भाई साहब I0 का स्क्वायर और साइन स्क्वायर ओमेगा टी। हाँ या ना? अब आप माध्य लो, अब ध्यान से देखना, यहां से बदलाव कर देंगे। माध्य लेने पर तो I स्क्वायर का माध्य, ये वाला प्रतीक भी तो काम ले सकता हूं, कोई सा ही काम ले लो जो तुम्हारी इच्छा हो। LHS को ढक्कन में बंद कर दिया और RHS को भी आप तो ऐसे ही 2 कोष्टक में बंद कर दो। ये आपको समझ में आया कि नहीं आया? पहले तो यहां तक देखो भैया, मेथड नंबर 2 पढ़ाने जा रहा हूं मैं आपको। प्रत्यावर्ती, जिसको कुछ समझ में नहीं आता उसको ये समझ में आता है। एक संपूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग के माध्य के वर्गमूल को धारा का वर्ग माध्य मूलमान कहते हैं। सूत्र है IRMS बराबर I0/√2। 90% संभावना तो आपको यहां से नीचे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, फिर भी इन द केस आपसे पूछ लिया जाए तो मेथड नंबर 1 आपको मैंने पढ़ाया है एग्जैक्ट तरीका, मेथड नंबर 2 जुगाड़ तरीका, और जुगाड़ में हम माहिर हैं, आपको पता है ना। तो देखिए, अब जब आप आगे बढ़ाओगे ना इसको, I स्क्वायर का माध्य, तो सुनना, माध्य हमेशा परिवर्तनशील राशि का आएगा। इसका मतलब क्या है कि मैं आपको संख्या दूं 5 5 5 5 5 5 5 5 5 100 बार लिख दूं, और मैं कहूं, जैसे मैं 2 बार लिखा 5 5, और मैं कहूं बेटा 5 और 5 का औसत कितना है, तो आपको सर 5 ही तो है। राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, 5 और 5 को जोड़ा 10, 2 का भाग दिया 5 ही तो आया। कितनी बार 5 5 5 5 लिख दो, उतने का ही भाग देंगे, आंसर 5 ही आएगा। कांस्टेंट पर औसत लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता। और आपको पता है सर I0 स्क्वायर तो कांस्टेंट है, तो इसको क्यों दुखी कर रहे हो? उसको तो बाहर निकालो, इसको तो बाहर निकालो। I0 स्क्वायर आपने बाहर निकाल दिया, और अंदर कौन बच गया? अंदर कौन बच गया? अंदर बच गया आपका साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब ध्यान से देखना, अब ध्यान से देखना, एक ब्लॉक बोर्ड पर कहीं जगह है क्या एक्स्ट्रा? देखना, आपको दिख रहा है क्या? कहीं लिख दो। मैं एक चीज में लिखना चाहता हूं, एक चीज में लिखना चाहता हूं, और वो चीज में क्या लिखना चाहता हूं बच्चों, ये आप याद रखिएगा। शॉर्ट ट्रिक सीखनी है तो कुछ याद रखना पड़ेगा ना, कि साइन स्क्वायर थीटा का पूछ ले, स्क्वायर थीटा कुछ भी हो सकता है, या कॉस स्क्वायर थीटा का पूछ ले, इनका औसत मान आता है 1/2। ये आपको याद करना है। साइन स्क्वायर 30 का, साइन स्क्वायर 40 का, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का, साइन स्क्वायर फलाने का ढिकाने का, कौन से मतलब ही नहीं है यार, मतलब है मुझे इस स्क्वायर से। साइन के ऊपर स्क्वायर दिख जाए, साइन स्क्वायर ओमेगा टी या साइन स्क्वायर 2 ओमेगा टी या साइन स्क्वायर 3 ओमेगा टी, कुछ भी दिख जाए, याद क्या रखना है कि अगर साइन स्क्वायर या कॉस स्क्वायर कहीं भी दिख जाए, आपकी मुलाकात चलते चलते अगर साइन स्क्वायर से हो जाए या कॉस स्क्वायर से हो जाए, तो रट लो क्या, इनका मान 1/2 आता है। अब ये लंबी कहानियां हैं, छोड़ो इन बातों को। आप चाहो तो साइन स्क्वायर का आप निकाल के देख लेना, 0 से t के लिए 1/2 आंसर आएगा। मैंने निकाल के देखा हुआ है, आप विश्वास कर रहे हैं ना। जिनकी आत्मा भटक रही हो वो खूब प्रैक्टिस करेंगे। साइन स्क्वायर थीटा का और कॉस स्क्वायर थीटा का संपूर्ण चक्र में जो औसत मान है वो 1/2 आता है। और ध्यान से देखो, साइन थीटा का या कॉस थीटा का 0 आता है, ये आप याद रखोगे भाई। उम्मीद है सबको याद हो भी जाएगा, बड़ा इजी है। स्क्वायर स्क्वायर आ जाए, अब देखो यहां साइन स्क्वायर थीटा हो सकता है, साइन स्क्वायर 2 थीटा हो सकता है, साइन स्क्वायर 3 थीटा हो सकता है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी हो सकता है, साइन स्क्वायर 2 ओमेगा टी हो सकता है, साइन स्क्वायर 3 ओमेगा टी हो सकता है, कॉस स्क्वायर 2 ओमेगा टी, कॉस स्क्वायर फलाना ढिकाना। स्क्वायर पर फोकस करना,
कौन साइन कॉस से मुझे मतलब नहीं है। अगर स्क्वायर है तो औसत 1/2 और स्क्वायर नहीं है तो एवरेज 0। आपकी जानकारी का हल्का सा हिंट दे दूं, जब आप साइन का ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ जितना ऊपर जाएगा उतना ही कहाँ आएगा, नीचे। तो जितनी चीज प्लस की उतनी माइनस की, एवरेज 0 आएगा। पर जब आप साइन स्क्वायर का ग्राफ बनाते हो तो ग्राफ नीचे नहीं आता, गधो ऊपर ही ऊपर बनता है, दूसरा राउंड भी ऊपर ही जाएगा। पता होना चाहिए आपको। तो याद क्या रखा आपने कि साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर का औसत 1/2 आता है। साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर का औसत 1/2 आता है। और साइन थीटा, साइन ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी, कॉस 2 ओमेगा टी, ऐसा कुछ भी टर्म आ जाए उसका एवरेज 0 आता है। अच्छा जी, तो जरा ध्यान से देखो, क्या आपको साइन स्क्वायर ओमेगा टी दिख रहा है? स्क्वायर नजर आया और स्क्वायर देखते हैं आंसर कितना है, 1/2। तो अब यहां ये चीज लिख दोगे कि चूंकि आपका सवाल छोटा कर रहा है, चूंकि जो साइन स्क्वायर ओमेगा टी है उसका एवरेज तो हम 1/2 जानते हैं। तो इस पूरी कहानी को हटाकर आई स्क्वायर का माध्य, आई नॉट का स्क्वायर और भाई साहब 1/2 जमा दो। बताओ कितना छोटा कर दिया, कितना छोटा कर दिया। मेथड नंबर 1 में भी जब आप पूरा समाकलन बमाकलन हल करोगे ना, तो वर्गमूल करने से पहले वाला स्टेप देखना एक बार बच्चों ध्यान से। वर्गमूल करने से पहले वाला स्टेप देखो, जहां आपने वर्गमूल किया है आपको यही नजर आएगा। आई नॉट स्क्वायर का 1 से गुणा करूंगा तो आई नॉट का स्क्वायर नीचे दो, यही नजर आएगा। और वही हमने शॉर्ट ट्रिक से निकाल दिया। तो शॉर्ट ट्रिक ये है, धारा ली, वर्ग किया, माध्य में ये हमारी नकली एक्टिंग है। एक्टिंग तो हम पता है, एक्टिंग में तो माहिर है, सब टाइम पास है। धारा ली, वर्ग किया, 1-2 कोष्टक लगाए, फिर आई नॉट दुख पा रहा था उसको बाहर निकाला। और मेन जड़ है ये चीज कि साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अभी मैं 2-4 क्वेश्चन भी कराऊंगा आगे कल, उनमें और प्रैक्टिस हो जाएगी। इसकी एवरेज वैल्यू 1/2 होती है, वो आपको याद रखना है, साइड बनाना उसको। तो अब साहब वर्गमूल ले लो, लास्ट में क्या करना है, क्या करना है, वर्गमूल लेने पर और जैसे आप वर्गमूल के पास गए, धारा का स्क्वायर, एवरेज का वर्गमूल, इतना बुरा कितना गंदा लग रहा है ना। आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2 हमने अंडर रूट में बंद कर दिया और इसको सॉल्व करके हमने लिखा क्या, आई आर एम एस। तो आई नॉट स्क्वायर का आई नॉट और 2 का नीचे √2। दिस इज योर फाइनल आंसर। अब मैं उम्मीद करता हूं, क्योंकि प्रत्यावर्ती धारा का जो सबसे मुख्य मान है, सर्वाधिक क्वेश्चन, यह कहो कि जो मेन वैल्यू है वो आरएमएस है। क्यों है, चर्चा कल करेंगे इस चीज की। पर जो मैंने आज तक पढ़ाया है एकदम बिल्कुल कॉन्सेप्टली क्लियर हो जाना चाहिए। अभी तक चैप्टर में कुछ ज्यादा बिगड़ा नहीं है आप लोगों का। आपने डीसी को पढ़ा, आपने एसी के कुछ मान जाने, तात्क्षणिक मान, वर्ग माध्य, मूल मान वगैरह वगैरह के 4-5 तरह के मान। पहले तात्क्षणिक पढ़ा, फिर हमने पीक वैल्यू पढ़ी, फिर हमने औसत पढ़ा 3 जगह, संपूर्ण चक्र में 0, धनात्मक में, ऋणात्मक में, आधे आधे में, और फिर आपने वर्ग माध्य मूल मान जाना है। ज़्यादा भी कुछ याद ना हो तो जो बोर्ड पर लिखा है ये तो रट जाएगा आपको शायद, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। ठीक है बच्चों, तो आज की इस क्लास में यहीं तक है ना। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। एक बार आज कमेंट करके आप जरूर बताइएगा कि आपको किस तरीके की वीडियो पसंद आ रही है, और संडे के दिन आप क्वेश्चन करें ताकि अगले दिन आपको क्वेश्चन करवाए जा सके। चैप्टर नंबर 9 की पूरा कर लेना। जितने क्वेश्चन बचे हुए हैं हम लेने के आने वाले हैं अगली वीडियो। ठीक है बच्चों, तो अब आपसे विदा होने का समय आ गया है ना। आज का समय पूरा होता है और फिर अगली वीडियो में मुलाकात फिर होगी कल इसी वक्त। अब ढंग से इसको बोर्ड से एक बार लिख लें अच्छे से।